अब हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि पूरा विश्व मुझे लगता है ट्रम्प से सबसे ज़्यादा परेशान है। और हमने देखा कि जब कई तरह के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए, वो टैरिफ वॉर जो चला, उसमें भी आपका मंत्रालय इकलौता ऐसा हमने देखा जहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपोर्ट गिरा नहीं। तो क्या इसके पीछे वजह थी? देखिए, मेरा मानना है भारत के अंदर जब हम 2014 में सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए, अगर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ तो उस समय जो FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो 10 देशों से था। और अब यूरोप यूनियन से जो लगभग सारी चीज़ें तय हो गई है, 26-27 देश हैं। टोटल मिला के अब 56 देश, 57 देश होंगे जिनसे मोदी जी ने 12 साल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अगर मैं कहूँ कि पूरा देश 800-900 बिलियन डॉलर पर पूरा दुनिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है, तो हम $465 का जो मार्केट साइज है, 56-57 देश, उनके साथ मोदी जी ने FTA हुआ है या होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा रहा। दूसरा, जिस तथाकथित टैरिफ वार कहा, हम अमेरिका को भी दिया, ऐसा नहीं कि अमेरिका को हमने नहीं दिया। अमेरिका, हम $11 बिलियन का सप्लाई कर रहे थे। $100 बिलियन में 91 डिमांड था उसमें हम, लेकिन हमने किया। और मोदी जी के गाइडेंस में हमने 40 नए देशों को चिन्हित किया, और जिसके कारण आज 530 जिले देश के, 190 कंट्री जहां लोगों ने एक्सपोर्ट किया। इसके कारण हमारा आज भी हम टोटल में गिरे नहीं। 1-2% बढ़ा लेकिन गिरा नहीं, ये खासियत रही। अब मैं आने वाले दिन में, अभी एक खाड़ी युद्ध के कारण कई प्रोडक्ट सब महंगे हो गए हैं, तो ये चुनौतियां मेरे लिए आया, पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन खास करके एशिया के लोगों के ऊपर ज़्यादा है। तो हम उन चुनौतियों को भी पार करेंगे। और आने वाले दिन में जो हम $350 बिलियन का मार्केट साइज रखा है कि हम 2030-31 में जाएंगे, वो हम जाएंगे। राहुल गांधी जैसे नकारात्मक व्यक्ति ने टैरिफ के समय लगाया कि बंद हो गए सारे चीज, गिर गया, टेक्सटाइल खत्म हो गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक फार्मूला रोजगार का भारत के अंदर, एक तो मैंने आपसे कहा कि हमारा गिरा नहीं, बढ़ा ही। और दूसरा मैं कहता हूं, हमारे पास स्टिचिंग की जो मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीनें, गारमेंट बनाते, चाहे गारमेंट किसी चीज़ का हो, वो सब इंपोर्ट होते, भारत के अंदर बनते नहीं। अब बनाने का प्रयास हम लोग शुरू करवा रहे हैं, मेड इन इंडिया में, बाहर से इन्वेस्टर ला करके। तो यूपीए काल में 4 से 14 में केवल 40 से 45 लाख मशीनें आई, इंपोर्ट हुआ। वो डेटा कॉमर्स के साइट पर है। और मोदी जी के 11 साल में ही वो आया, 11-12 साल में 2 करोड़ से ऊपर, 2,06,00,000। अब ये एक मशीन गारमेंट में अगर लगता है तो 1.7 लोगों को मिनिमम रोजगार देता है। तो अगर मैं ये भी जोड़ लूं तो 4 करोड़ तो सीधा रोजगार है।
फिर नीचे रिकंडीशनिंग के लिए अगर 30-40% मशीनें उन्होंने रिप्लेस किया तो वो भी रोजगार दिया। तो 4 करोड़ प्लस तो केवल गारमेंट के सेक्टर में रोजगार ये 12 साल में मिला। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद सचमुच में बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे सामान्य गांव के लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं रोजगार में, और महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ये टेक्सटाइल की ताकत है, और ये ताकत पर मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ। जो मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि 10 साल में आपने क्या किया, अब 12 साल में मोदी जी ने क्या किया, बहस कर लो। मोदी जी ने अभी हाल ही में आपका लिखा हुआ एक आलेख भी साझा किया सभी के साथ, जिसमें जूता उद्योग में तकनीकी वस्त्रों की भूमिका के बारे में बताया गया था। वो अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बता पाएं सर। देखिए, दुनिया में जो अभी जूते बन रहे हैं और खास करके भारत में, पहले माना जाता था जूता मतलब लेदर, लेकिन अभी मैं हमारे पैर में देखें या आपके पैर में देखें या आपके सहयोगी के पैर में देखें, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल है। अब केवल 7% जूता चमड़े का होता है और उसमें 60% एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ये जूता टेक्निकल टेक्सटाइल के होते हैं, और ये टेक्निकल टेक्सटाइल का एक नया सेगमेंट, जो पहले टेक्निकल टेक्सटाइल पर काम नहीं हुआ था मोदी जी के पहले। साधारण डायपर और सैनिटरी नैपकिन हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम इंपोर्ट को भी घटाया है। केवल घटाया नहीं, बल्कि हम अब $3.5 बिलियन टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है। एक FIBC होता है जो पैकिंग मटेरियल में आता है, वो दुनिया में 1 नंबर, यानी चाइना से भी हम आगे हैं। और अभी 10,860 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने PLI के लिए दिया है, MMF के लिए और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। कार्बन फाइबर से लेकर के जूता तक। कार्बन फाइबर आमतौर पर ड्रोन में लगता, एरोस्पेस में लगता, हवाई जहाज में लगता, बड़े बड़े अभी हाइड्रोजन का सिलेंडर एक हम बनवाए IIT बॉम्बे से, उसमें लगता, ग्लास फाइबर, ये सारे के सारे चीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल कहलाते। इसके 12 सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, दुनिया भर के बिल्डिंग है। तो ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं। ये मोदी जी ने पहली बार इसमें 1,500 करोड़ हमें R&D के लिए भी दिया। वाह, ये मोदी जी का सोच। मतलब R&D के लिए दिया है, तो इसका मतलब अब और आगे नए इनोवेशन हम करने वाले हैं और टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग और बनने अगर वाले आप कहेंगे तो मैं एक दिल्ली की लड़की ही एक ऐसा नैपकिन सैनिटरी बनाई है जो टोटल वाटर सोल्यूबल है। अच्छा। कोई 2-4 दिन में नहीं, आपके बैठे बैठे चाय कॉफी पीते पीते। अच्छा। हाँ। और जबकि इससे तो हम तो यही समझ ये रहे हैं कि दुनिया में हाँ, एक अनोखा, उसको अब ब्रांडिंग करके पूरे दुनिया में उसको ले जाने का काम करेंगे। हमारी ये प्लानिंग है कि हम उस सैनिटरी पैड को हाँ। वर्ल्ड लेवल पे एक हाँ। ब्रांड बनाएंगे। बिल्कुल ब्रांड बनाएंगे। हम क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीयों के बीच में वो कब तक आ पाएगा? भारतीयों के बीच में अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, लेकिन उस लड़की का ध्येय है, एक लड़की है इसके इनोवेशन, रानू नाम है। अच्छा। वो कभी पहले PNG में काम करती थी,
प्रॉक्टर एंड आज वो एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। अब केवल उसको लॉन्च करना बाकी है। शानदार। लॉन्च भी कर दी है लेकिन उस रूप में नहीं। अभी आपने अपने जवाब में ये भी कहा सर कि हम जो डायपर है बच्चों का वो और सैनिटरी पैड पहले बड़ी संख्या में भारत मंगाते थे, इंपोर्ट करते। हाँ, अब उसकी संख्या में कमी आई है। मोस्ट हम 60% रोक दिया और भारत में लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट है, क्योंकि अवेयर हुए हैं लोग। पहले अवेयर नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से लोगों को अवेयर किया, गांव की महिलाओं को अवेयर किया, तो अब अवेयरनेस हुआ है, तो अब इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। थोड़ा फ्यूचर का रोड मैप भी आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि हम जब हाँ गारमेंट का सेक्टर, क्योंकि पहनेंगे तो अंतोगत्वा कपड़ा ही, सिला हुआ कपड़ा पहनेंगे। साड़ी और धोती दो कपड़े हैं जिसे उसमें भी एम्ब्रॉयडरी होता, किनारे सिलते, धोती में नहीं होता। लेकिन हम 2 करोड़ आबादी प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी चिंता है। अभी हम 13 से 15 मिलियन फाइबर नेचुरल और MMF मैन मेड फाइबर लेते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो 30-31 तक जो $350 बिलियन का मार्केट साइज कहा। इसके लिए मुझे 22-23 मिलियन से लेकर के हो सकता है 25 मिलियन तक भी हमें जाना पड़े फाइबर के लिए। उसमें हमने कई दुनिया आज सस्टेनेबल फाइबर खोज रहा है। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबिलिटी का फाइबर का परिभाषा दिया है, पानी पीने वाला पेट बोतल टू फाइबर, यानी कपड़ा, और कपड़ा रिसाइकिल। लेकिन हम वो भी कर रहे हैं। एक मिल्क बीड है जिसे नॉर्थ इंडिया में अकान मदार कहते, कहीं रुई कहते, कहीं कई तरह के बात कहते, वो अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। हम लीलन फाइबर को प्रमोट कर रहे हैं, हम रेमी फाइबर को प्रमोट कर रहे हैं, हम शीशल को प्रमोट कर, सब ये नेचुरल फाइबर है। हम बांस से नेचुरल बैम्बू फाइबर को, इजरा एक कलकत्ता में है, डॉक्टर AK शर्मा उसके हैं, हम वहाँ भी उसको कर रहे हैं। तो भारत का टेक्सटाइल मंत्रालय हम देशवासियों के लिए भी और दुनिया में नए फाइबर लेकर के हम कैसे जाएं, इंडस्ट्री के साथ जुट करके हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, 5F विजन की बात हम प्रधानमंत्री के द्वारा सुनते हैं हमेशा, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये जो सारी बातें हैं ये थोड़ी टेक्निकल लगती हैं, आप इजी लैंग्वेज में बताएं। इजी लैंग्वेज में यही कहूँगा, खेत से गांव से ग्लोबल तक। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, फैशनेबल कपड़े भी होंगे बच्चों के लिए, मार्केटिंग भी होंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे। वही 5F है, गांव से ग्लोबल। और ये हमारा यही स्ट्रेंथ है, हम मॉडल भी उसी तरह से खड़ा कर रहे हैं। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि वो कौन सी चीज़ें आपकी मिनिस्ट्री की हैं जो आपको ज़्यादा पावर देती हैं, वेटेज कहाँ ज़्यादा है हमारा, तो वो क्या होगा? देखिए, स्वाभाविक है, जब हम भारत टैक्स लगाए 24 से शुरू किया, तो एक महाराष्ट्र में इच्चल करंजी करके क्लस्टर है टेक्सटाइल का। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे कपड़े विदेश जाएंगे। जब वो लगाए, फॉरेनर आए, तो उनके कपड़े, हमारे फाइबर पर भी है ताकत, क्योंकि दुनिया में 70% जो कहते हैं मैन मेड फाइबर सिंथेटिक, वो पहनते, और 30% नेचुरल फाइबर पहनते। अब हम भारत के अंदर उल्टा है,
65% हम कॉटन पहनते, 30-35% हम सिंथेटिक पहनते। धीरे धीरे अब चलन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन कॉटन पूरे दुनिया की एक ताकत है। भारत का भी स्ट्रेंथ कॉटन है। हम न्यू एज फाइबर जो ला रहे हैं, ये आने वाले दिन में हमारी सबसे बड़ी ताकत। क्या है ये न्यू एज फाइबर? उसमें आपको बताया कि मिल्क बीड जो पश्मीना से पतला है, जिसे अकान कहते, मदार कहते, मदार की रुई जो अप्रैल मई में फट करके वो निकलता, उड़ते रहता, वो पश्मीना से पतला है, उलन से ज़्यादा गर्म है और सिंथेटिक से हल्का है और कॉटन से 1.5 गुना पानी सोखता। अब इसको हम इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। कई इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। अब राजस्थान को हमने टारगेट किया है, हम उड़ीसा को टारगेट किया है, हम झारखंड को टारगेट किया है, हम मध्य प्रदेश को टारगेट किया है कि हम वहाँ से इस चीज़ को इस बार उसकी खेती करूँगा। लेकिन लीलन हम पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ नॉर्थ सभी जगह हम लीलन का, अब हमारे पास बीज उस तरह का आ गया है जो बेल्जियम के साइज का लीलन का फ्लैक्स, तो हमारे लिए ताकत मदार अकान का रुई, हमारे लिए लीलन की रुई, हमारे लिए रेमी की फाइबर, हमारे लिए बैम्बू की फाइबर, ये सब हमारा ताकत होगा। हमारे जो जवान हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाँ। है ना, और इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट जिसकी ज़रूरत आर्मी को होती है, ये हम हमेशा बाहर से आयात करते रहे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनने में, खासकर रक्षा क्षेत्र में हमें बनना है। ये बुलेट प्रूफ अब भारत के अंदर टेक्निकल टेक्स्ट, उसमें एरामिड भी हैं, पिरामिड भी हैं और कई ऐसे फाइबर उससे जुड़े हुए हैं, वो भी हम करने लगे। और हाई एल्टीट्यूड पे जो आप कह रही हैं, ये अकान का जो रुई है ये टेस्टेड है। मैं खुद जर्मनी गया था तो उसका एक लॉन्ग कोट बनवा करके -30 तक, और वो मैंने कहा पश्मीना से पतला और सिंथेटिक से हल्का। अभी स्लीपिंग बैग बना के पैरामिलिट्री को दिया हूँ, निट्रा करके ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसका नोडल है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिन में हम पूरे यूरोप को भी, अभी तक 4 महीने के कपड़े हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब मैं 8 महीने का कपड़ा और हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा थर्मोक्लो उलन से ज़्यादा है। ये बहुत महंगा तो हमें नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जब -डिग्री वाले जैकेट्स की बात करते हैं और मार्केट में जाके ख़रीदते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे जेब पे बड़ा भारी पड़ता है। तो हम जो यहाँ इंडिया में बना रहे हैं, बताते हैं आपको। हाँ। हम 750 ग्राम का हम रजाई ले गए कपड़ा सहित लद्दाख। 750 ग्राम की रजाई का मात्र कपड़ा सहित। अच्छा। और मैंने गेस्ट हाउस के सारे चीज़ हटा दिए। ये लगता था कि शरीर पर कुछ है ही नहीं, रजाई हटा दिया, इलेक्ट्रिक हीटर वूटर सब बंद कर दिया, फिट थे। जर्मनी कोट लेके गए, मैं स्पेशली लॉन में 1 घंटा रह के टेस्ट किया। नहीं, पर अंदर आपने थर्मल पहना और स्वेटर पहना, उसके ऊपर जैकेट हो, ऐसा तो नहीं था? हाँ बिल्कुल हाँ। था। मैं आपको, वो तो पहनते हैं ना। हाँ। वो भी 5 लेयर कपड़े पहनते हैं। हाँ, ठीक बात। 5 लेयर कपड़े पहनते हैं। एक थर्मो वाला होता है, दूसरा शर्ट लेते हैं, तीसरा स्वेटर लेते हैं, चौथा जैकेट लेते हैं, 5वां में कोट लेते हैं, बाहर उस जहाँ जाते हैं वहाँ फिर टांग देते हैं। हाँ। तो ये मेरा 5 लेयर नहीं था, मेरा तो 3 ही लेयर था। तो ये टेस्टेड है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ये केवल डिफेंस के लिए नहीं
बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर ये सबके लिए काम करेगा, हल्का होगा। और ये हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि हमारे बीच में आएगा, या बहुत ये आ चुका है, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन अगस्त के बाद लोग करेंगे। जो इंडस्ट्री ने इसमें किया है वो करेगा। 2014 के पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कितने रोजगार दिए और उसके बाद से कितने रोजगार बढ़े, ये आपने अभी हमें देखिए, बताया। मैंने लिया है 2.3 करोड़ का एक फिगर मुझे मिला, 2014 तक था। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको शायद कहा या नहीं कह पाया, तो राहुल जी के कार्यकाल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मात्र 40-45 लाख मशीन इंपोर्ट किया। हम तो 2 करोड़ से ऊपर किया। एक मशीन पर 1.7 लोग लगते हैं, कपड़ा से गारमेंट पैकिंग तक। तो 4 करोड़ लोग तो केवल हमने गारमेंट के सेक्टर में दिया। उसके बाद होगा उसके प्रोसेसिंग, वीविंग, स्पिनिंग, अगर नेचुरल होगा, कॉटन होगा तो जीनिंग, सिंथेटिक होगा तो यार्न। तो ये रोजगार, और फिर अगर जोड़ेंगे मार्केट सेगमेंट को लेंगे, तो आज के तारीख में आप देखेंगे टाटा का शोरूम खुल रहा है, रिलायंस का, बड़े बड़े कंपनी का, जो 99 से 999 तक के कपड़े बेचते हैं, वहाँ भी लेबर लगता। तो आज वैसे मैंने कहा है 6.5 करोड़ लोगों तक हम ले जाएंगे 30-31 तक। वो मैं ले जाऊंगा। और ये एक बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर। ये अचीव पहले जो गोल कर लिया है और फ्यूचर के लिए जो गोल बनाया है, उसके बाद जब आप सुनते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसके बाद तो टेक्सटाइल उद्योग पूरा ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शब्द कहा था उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी या तो उनको समझ नहीं है, और समझ है तो अर्बन नक्सल है, जो पॉजिटिव कभी ध्यान में नहीं आता। डिस्कस के लिए तो मैं चुनौती आपके पॉडकास्ट पर दे रहा हूं कि संसद से लेकर के सड़क तक जहां वो चाहें वहां बहस कर सकते हैं मोदी जी के कार्यकाल और इनके कार्यकाल में, कि रोजगार गिरा कि बढ़ा, टेक्सटाइल बढ़ा कि घटा, मैं दे दूंगा। उम्मीद मैं करती हूँ सर आपकी बात पहुँचे, राहुल गांधी तक पहुँचे, ना पहुँचे तो उनके लोग पहुँचाएं और वो एक्सेप्ट करें इस चुनौती को। लेकिन देश के लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी, ये मैं चाहती हूँ आप जाते जाते ज़रूर बताएं। अगर मुझसे पूछेंगे, मैंने शायद पहले अपील की कि नहीं की, लास्ट में कहूँगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देशवासियों को, नौजवानों को पहल करनी चाहिए। जैसे मेरा पहल है, हर घर में बिजली का चूल्हा हो। बिजली के चूल्हे पर कई देशों में खाना बनता है, दिल्ली के अंदर भी हमने भी रखा, आपने भी रखा, उसने। मेरा पहला होगा, जो कैपेबल लोग हैं वो सोलर भी घर पे लगाएं और इंडक्शन चूल्हा भी लगाएं। और जिनके पास गाड़ी है, वो सप्ताह में मोदी जी ने अपील की है, आप उनके अपील को सकारात्मक लें। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप अपना काम रोक करके ना गाड़ी चढ़ें। काम है गाड़ी चढ़ें, लेकिन सप्ताह में एक दिन हो सके तो गाड़ी बंद कर दें, मेट्रो से जाएं, कोई और चीज़ से जाएं, कारपूल से जाएं, एक दिन। अब तो कोरोना ने हमें वर्चुअल भी काम करने के लिए सिखा दिया है। तो मैं कहूँगा ईंधन बचाएं। ईंधन अपने पास नहीं है। मोदी जी प्रयास पर प्रयास कर रहे हैं। आज भी 40,000 करोड़ कोल में गैसीफायर, अंदर जमीन के अंदर से गैसीफायर गैस निकालने के लिए दिया है कैबिनेट से। तो मोदी जी प्रयास करते रहेंगे। मोदी जी का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत हम फ्यूल में भी हों।
आज देखिए 150 गीगावाट हो गया सोलर। आने वाले दिन में हमें 500 गीगावाट तक जाना है। हमें बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। वन नेशन वन ग्रिड है। इसीलिए हर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी जो खरीद सकते हैं खरीदें, जो नहीं खरीद सकते हैं सप्ताह में एक दिन गाड़ी बंद करें। यही मेरा प्रार्थना है। सोना भी मोदी जी ने किसी को मना नहीं किया, कहा कि ना खरीदे तो ज्यादा अच्छा है, विदेश शादी करने ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तेल का, खाने वाले तेल 10% कम करें तो मोटापा कम होगा। अगर आप तेल, पेट्रोल, डीजल कम यूज करें तो देश की बचत होगी। यही कहा है और इसको अन्यथा कोई नहीं ले। देश के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2022 से तेल में दाम नहीं बढ़ाए, राहुल गांधी जैसा अर्बन नक्सल, अखिलेश यादव जैसा अर्बन नक्सल, ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि ज़रूरी नहीं है देशभक्ति बॉर्डर पर ही दिखाई जाए, या जो बॉर्डर पर है वो ही देशभक्त हो। अब मौका आया है जब हम सब उस अपील के ऊपर काम कर सकते हैं और देशभक्ति अपनी दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और सारे सवालों का मेरे जवाब दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।